नमस्कार और स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक पर। यहाँ हम शब्दों को आवाज़ देते हैं और कहानियों को जिंदा करते हैं। आज की ऑडियो बुक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़िए हमारे इस सफ़र के साथ। शशिकांत जी ने बहुत धीरे धीरे कह डाला था कि मैं किस तरह अकेली बम्बई पहुंची थी बेबी को सौंपने। बात बहुत संयत ढंग से कही गई थी, लेकिन शोभन और मीनल एक साथ उत्तेजित हो उठे थे। जंगली बिल्ली की तरह अपना दुबला पंजा झटकते हुए मीनल चीखी, मैं ये सब सह नहीं सकती। मुझसे ये सब न हो सकेगा। उसका दिमाग सही नहीं है। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी 2 साल से अलग खार से लगी हुई हैं। उसकी बच्ची को यहाँ संभालेगा कौन? मेरे बस की बात नहीं है। शोभन के मित्र संकुचित हो उठे। शायद प्रतिवाद उनके कंठ तक आया, लेकिन वे उसे पी गए। फिर बहुत दबे स्वर में उन्होंने कहा, हाँ, छोटी बच्ची की समस्या तो होगी, और फिर आपकी तबीयत तो काफ़ी खराब रही है। शशिकांत जी ने थोड़ी तीखी आंखों से उनकी ओर देखा तो वे संकुचित होकर चुप हो गए। थोड़ी देर सभी चुप रहे। फिर शशिकांत जी अपने गंभीर स्वर में बोले, शोभन, तुम मुझसे छोटे हो, मेरे विद्यार्थी भी रह चुके हो। लेकिन जो कुछ भी कहूँगा वह उस नाते नहीं। तुम विद्वान और समर्थ हो, रचनाकार हो, समाज के एक जिम्मेदार सदस्य हो। इस नाते ही जो बात कहूँगा उसको सम्मान दोगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। ये सच है कि कुंतल और तुम्हारे बीच अब सद्भावना शेष नहीं है, लेकिन वह बच्ची तो इससे परे है न। शोभन अचानक कुछ बोलने को हुए, लेकिन शशिकांत जी ने उन्हें रोक दिया। मुझे बात पूरी कर लेने दो शोभन, फिर तुम जी खोलकर अपनी बात कह लेना। तुम प्रबुद्ध हो, निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। तुम्हारे और कुंतल के बीच सद्भावना का जो सूत्र टूटा है, सच कहो, क्या उसमें तोरू का हाथ हो सकता है? उसे क्यों दंड देते हो? दोष मान लिया, कुंतल का ही मान लिया। बच्ची ने क्या किया है? तुम्हारी बच्ची तुम्हें छोड़ और किसका आश्रय लेगी? शोभन बहुत गंभीर हो आए और देर तक कुछ सोचते रहे थे। शंकर भाई और शशिकांत जी एक सीमा तक आश्वस्त हो गए थे कि शायद बात शोभन पर असर कर गई है। लेकिन शोभन ने एक लंबी सांस लेकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोले, शशिकांत जी, आपकी बात का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आप कुंतल को नहीं जानते। कल को वह हंगामा खड़ा करेगी तो आपका भी वश नहीं चलेगा। अगर उसने ये शोर मचाया कि बेबी को हमने जबरदस्ती छीन लिया है तो हम सबके लिए संकट हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए शशिकांत जी, मैं मजबूर हूँ। शशिकांत जी का चेहरा खींच गया था। शंकर भाई उत्तेजित हो उठे थे। शोभन की ओर झुककर उन्होंने तीखे स्वर में कहा, शोभन जी, आपका हठ निर्मम ही नहीं अमानवीय भी है। कुंतल जी इतनी ज्यादा बीमार हैं, खुद चलकर न जाने कैसे बंबई पहुंची हैं। पता नहीं कितने दिन जिएंगी, और आप हैं कि अपनी बच्ची को सहारा नहीं देना चाहते। आप उसे अनाथ गंदी गलियों में भटकने को छोड़ देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप साहित्यकार हैं, साहित्यकार समाज के ही एक सदस्य हैं। आपका दायित्व हम सब साहित्यकार मिलकर निभाएंगे। शोभन स्तब्ध होकर बैठ गए। कमरे में मनहूसियत की घुटन भर गई। ऐसा लगने लगा कि शोभन की सांस घुट रही है। मीनल चुपचाप उतरकर अंदर चली गई और शोभन पत्थर की मूर्ति की तरह जमकर बैठे रहे। शशिकांत जी ने स्थिति हो पहचाना। हाथ बढ़ाकर शोभन के कंधे पर रख दिया और सांत्वना देते हुए से बोले, शोभन, तुम क्या जिम्मेदारी से भागोगे? सोचो शोभन। कमरे में फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शोभन ने जैसे अपने साहस को समेटा और कहा, ठीक है शशिकांत जी, आप मेरे बड़े हैं और मुझे यह आदेश दे सकते हैं। मैं इनकार भी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मेरी भी माननी होगी। बच्ची मैं अदालत के जरिए ही लूंगा। स्टाम्प पेपर पर लिखकर समझौता होगा। बाकी सब कैसे होगा आप सोच लीजिए। मुझे भी सोचने के लिए कुछ समय तो आपको देना ही होगा। वकील से सलाह करूंगा, फिर जैसा आप ठीक समझेंगे वैसा ही हो जाएगा। शशिकांत जी ने स्नेह से उनके कंधे दबाए और आभार प्रकट किया। शंकर भाई थोड़े क्षुब्ध जरूर थे, लेकिन वे भी शांत हो गए थे। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद शशिकांत जी उठ खड़े हुए। दरवाजे तक आते आते उन्होंने कहा, बुरा मत मानना शोभन की इतनी रात गए तकलीफ दी। तुम्हारे यहाँ आया तो इतने अप्रिय प्रसंग के सिलसिले में।
शोभन भी सहज हो चले थे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, लज्जित न करें आप। इतनी रात गए, इतनी दूर से आप आए। मैं तो आतिथ्य भी न कर सका। चलते चलते तय हुआ था 18 मार्च 1962। डायरी में ये तारीख पड़ी हुई है। 17 मार्च की उस निर्णायक रात्रि के बाद केवल कुछ घंटों के अंतर से ही 10 बजे के करीब वकील के तय हो जाने के बारे में फ़ोन आया शशिकांत जी के पास। वकील तय हुआ है। माँ और बेटी के बीच दीवार खड़ी करने के लिए वकील खड़ा किया गया है। ये सोचकर मन जाने कैसा कैसा हो गया था। अंदर कहीं कुछ कचोटने लगा था। कैसा होता है वह क्षण जब माँ अपनी एकमात्र बच्ची से अलग होती है। इसके बारे में सोचना शायद सहज है, भोगना बहुत मुश्किल। तोरू बहुत खुश थी। नई जगह पाकर वह किलक किलक उठती थी। बार बार हाथ छुड़ाकर भाग जाती थी। उसका इस तरह खुश होना मन को और अधिक बधी रहा था। मन पत्थर से भी अधिक भारी हो रहा था। क्या उसके बिना जिया जा सकेगा? क्या उसके बिना मन को बांध सकूंगी? वह क्षण कैसा होगा जब तोरू को अंतिम बार सीने से चिपकाकर हमेशा के लिए अलग करना पड़ेगा। मन में हुआ कि धकेल कर मैं उस निर्मम क्षण को दूर फेंक दूं, लेकिन वह निर्मम क्षण अब मेरे वश में नहीं था। उसे दूर फेंक सकना मेरे हाथों में नहीं था। जैसे विवशता की एक लंबी रस्सी बराबर फंदे की तरह गले में कसती जा रही थी। फोन आ चुका था। उस क्षण के आने में भी ज्यादा देर नहीं थी। शशिकांत जी ने कहा था कि शायद 2-3 बजे तक वे सब शोभन के मित्र वकील और संभवतः मीनल आ जाएंगे। घंटा भर लगेगा या शायद कुछ समय ज्यादा लग जाए। उसके बाद तो फिर बिना तोरू के ही लौटना होगा। ऐसी दुविधा के क्षण शायद बहुत छोटे होते हैं, तभी न चाहते हुए भी घंटे पर घंटे बीतते चले गए। जैसे बहुत हाल वाली धरती पर अनायास ही सारे प्रयत्नों के बाद भी कोई गाड़ी लुढ़कती ही चली जाती है, उसी तरह क्षण पर क्षण बीतते ही चले गए और अंततः लगभग 2:30 बजे शशिकांत जी ने कहा कि वे लोग आ गए हैं और बाहर गाड़ी में हैं। शशिकांत जी ने ये कहा तो यातना की रेखाएं उनके चेहरे पर भी उभर आई थीं। मुझे पता था कि इस तरह तोरू के माँ से अलग होने में अपना भी योगदान समझकर वे पीड़ित थे। सोचने का अब समय नहीं था। जो अंतिम क्षण मेरे भय का कारण था, वह आ गया था। 17 मार्च 1962 से 18 मार्च 1962। कुल 1.5 घंटे के अंदर मातृत्व के इतिहास की सबसे भयानक घटना किसी तूफान की तरह आई और चली गई थी। डायरी के इन पृष्ठों को देखकर विश्वास नहीं होता कि जीवन की इतनी कठिन परीक्षा कौन सा हृदय दे सकता होगा। किसी यंत्र की तरह जल्दी जल्दी नहला धुलाकर तोरू को नए कपड़े पहनाए थे। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। छोटी सी वह बच्ची यह जरूर समझ गई थी कि उसे कहीं जाना है, लेकिन कहाँ और किन परिस्थितियों में जाना होगा यह उसकी नन्ही समझ से बाहर था। उसकी खुशियों का क्रम टूट न जाए इसलिए बलात् मुस्कराना भी पड़ा था। अजीब खामोशी और उदासी पूरे वातावरण में छाई हुई थी। हम सब सहमे और कुंठित थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि एक दूसरे से कुछ बोले। शायद शब्द ही नहीं थे किसी के पास। शशिकांत जी ने शोभन को बाहर जाकर कह दिया था कि वे एक निश्चित जगह पहुंचे, बाकी सब वहीं आ जाएंगे। जाने के लिए टैक्सी आई तो अंतर्मन रो उठा। शंकर भाई साथ थे। शशिकांत जी, उनकी पत्नी और मैं तोरू के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर। तोरू जापानी गुड़िया की तरह सामने की सीट के तकिए के सहारे खड़ी होकर किलकारियां भर रही थी। अचानक उसके एक वाक्य ने मेरे डूबते मन को फिर धक्का दिया। तोतली भाषा में उसने पूछा, मम्मी हम छब कहाँ जा रहे हैं? शशिकांत जी उसके बाल सहलाते हुए बोले, तोरू तुम पापा के पास जाना चाहती थी न? तोरू और ज्यादा खुशी से उछलने लगी, लगातार दोहराने लगी, हम पापा के पास जाते हैं, हम पापा के पास जाते हैं। मुझे लगा मैं कान बंद कर लूं, पर यातना से जमी हुई बैठी रही। जहां मिलना तय हुआ था वह एक रेस्टोरेंट का छोटा खूबसूरत कमरा था। हल्की हल्की रंगीन रोशनी में बहुत धीरे धीरे संगीत गूंज रहा था। मेजों पर लोग परिवेश से बिल्कुल निस्संग बैठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। शोभन अभी आए नहीं थे। एक कोने में पहले ही रिजर्व की हुई 2 मेजों की तरफ शशिकांत जी हम लोगों को लेकर बढ़ गए। शोभन कोई 10 मिनट बाद पहुंचे। बहुत रूखे और औपचारिक नमस्कार के बाद बैठ गए।
उनके साथ वाला अपरिचित आदमी उनका वकील था। बैठने के बाद एक खामोशी छा गई। तभी तोरू की आवाज आई, माँ मेरे पापा कौन हैं? कहाँ हैं? ऐसा लगा जैसे शोभन की शिराओं में एक कंपन हुआ हो। वे कुछ अस्थिर से हो उठे। बोलना चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए। मैं जड़ हुई पत्थर सी बैठी रही। शशिकांत जी ने परिस्थिति को संभाला, धीरे से बोले, ठहर जा बेटे, अभी आते हैं तेरे पापा। जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं और मैंने देखा 2 पल रुककर शोभन अपनी कुर्सी से उठे और तोरू को उन्होंने बाहों में भर लिया। तोरू इस अनायास प्यार से सहम गई। उनकी बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तभी शोभन ने कहा, मैं हूं तेरा पापा बेटे। स्वर से लगा कि वे थोड़े आर्द्र हो आए थे। तोरू ने उन्हें पापा के रूप में पहचाना तो पहले वह संकुचित हो मेरी ओर देखने लगी, फिर थोड़ी देर में सहज हो गई। मीठी आवाज में बोली, पापा, तुम हो मेरे पापा। अब वे स्वयं भी अस्थिर हो उठे थे। उनसे सहज नहीं हुआ गया। शंकर भाई और शशिकांत जी ने उन्हें संकट से उबारा। वकील की ओर झुककर बोले, आपने कागज तैयार कर लिया है? हाँ, कागज तो तैयार है, आप देख लीजिए, कहकर वकील ने कागज शशिकांत जी की ओर बढ़ा दिया। मोटे स्टाम्प पेपर पर बने टाइप किए हुए अक्षरों में क्या लिखा है यह उस समय चाहकर भी मैं देख न सकी। कागज अभी पढ़ा जा रहा था कि शोभन के नाटककार मित्र राजहंस भी आ पहुंचे। मेरा मन और अधिक कुंठा से भर उठा। शशिकांत जी ने वह कागज उन्हें भी पढ़ाया। मैं जानती हूँ वह कागज वे पहले से ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ने का नाटक किया। अंत में वह कागज शशिकांत जी ने मेरे सामने रख दिया। शब्दों पर मैंने निगाह जमायो, लेकिन पढ़ा कुछ भी न जा सका। आंखें तरल हो आई थीं, शब्द तैर रहे थे और शब्दों के अर्थ जाने कहाँ डूब रहे थे। वैसे भी अब इन शब्दों का अर्थ मिल भी जाता तो फायदा क्या था? जब जीवन का ही अर्थ खो चुका तो इन शब्दों का अर्थ खोजना व्यर्थ। कागज ज्यों का त्यों बिना पढ़े मैंने शंकर भाई को लौटा दिया। उस दिन रेस्टोरेंट के उस रहस्यमय वातावरण में एक छोटे से जीवन की अंतिम निशानी तोरू शोभन को सौंपकर मैं कैसे घर आई थी यह नहीं पता। कागजों पर दस्तखत हुए थे। शंकर भाई, शशिकांत जी, श्रीमती शशिकांत, राजहंस, शोभन के वकील, मेरे और शोभन के सम्मिलित हस्ताक्षरों से युक्त वह कागज आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कानून की नीरस शर्तें किस तरह एक जीवित इकाई को अपने आप में लपेट लेती हैं यह मुझको अब मालूम हो सका। कागज में सिर्फ इतना था कि इतने दिन के विवाहित जीवन में जो तोरू एकमात्र संबंध बची थी, उसे मैं उन्हें सौंपती हूँ। इस बात का हक मुझको नहीं होगा कि मैं उसे कभी भी अपनी बेटी मानूं या अपने पास रखूं। साल में एक बार उसे देखने की अनुमति होगी, लेकिन बिना ये बताए हुए कि मैं उसकी माँ हूँ। मिलने का स्थान और समय शोभन की अनुमति से तय होगा। थोड़े से भीरी भारी क्षणों में सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ टूट गया। मैं समझ रही थी कि शोभन तोरू को क्यों इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। उन्हें पता था कि माँ से उसे अलग करके रख पाना दुष्कर होगा। बच्चे को लेकर सबसे पहले वे स्वयं ही रेस्टोरेंट के बाहर आए। कार की ओर ले जाकर बोले, बेबी गाड़ी पर बैठोगी? तोरू खिल गई। तुम्हारी गाड़ी है पापा? हाँ बेटे, मेरी भी, तेरी भी। बैठोगी न गाड़ी पर? कहते कहते उन्होंने कार का दरवाजा खोल दिया। तोरू पक्षी की तरह फुदक कर अंदर चली गई और अंदर से आवाज देती हुई बोली, तुम भी आओ ना पापा, मम्मी तुम भी आओ ना। एक गहरे सन्नाटे के बाद आशंकित तोरू ने फिर पूछा, मम्मी रोती क्यों हैं? पापा। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब दिया भी क्या जा सकता था? एक पलायन की भावना शोभन में भर गई थी। जैसे तैसे वह कार में बैठे और ड्राइवर से बोले कि घर चलो। आगे बढ़ चली गाड़ी से आती तोरू के रोने की आवाज मेरे कानों से कलेजे तक उतर गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। कुमुद चली गई और अपने कहे हुए की एक अनुगूंज छोड़ गई। धड़ाप से बंद हुए दरवाजे की तरफ उसका वाक्य कमरे के पन्नाटे में मेरे माथे से टकराता है। कठोर निश्चय वाली लेकिन अंदर से पिघलती कुमुद के इस छोटे एकांत कमरे में बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे सफर के लिए निकली हुई बीच में गाड़ी बदलने के लिए रात को किसी छोटे स्टेशन पर उतार दी गई है और वह गाड़ी दूर अंधेरे में खो गई है। यहाँ एक यात्रा समाप्त हो गई है और जैसे दूसरी अगली यात्रा की अंधेरी आधी रात अभी बाकी है।
अनिश्चय के छोटे से स्टेशन पर उतार दी गई मैं सिवा स्मृतियों के बटोरने और उन्हें बार बार उलटकर देखने के अलावा क्या कर सकती हूँ। यथार्थ के धरातल पर पाँव रखो, मेरी दोस्त कुमुद कह गई है। लेकिन धरातल है कहाँ? कहाँ रखा जाए पाँव? जलती हुई स्मृतियों की राख के अलावा है क्या यहाँ? और कुछ समेट कर रखने की चाह भी नहीं है अब तो। बहुत घुमावदार जीवन के लंबे बहाव का क्या यही उपसंहार है? फिर तो बड़ा निरीह होता है जीवनगाथा का उपसंहार। स्मृतियों की राख की एक छोटी सी ढेरी और बस। कुछ जलती हुई दोपहरियों की तपन और उसासों से शुरू हुई थी यह कहानी। लू, गर्द, धूप और जलते हुए शहर के बीच नई सड़क के एक मकान के ऊपरी कमरे में कांपते हाथों मैंने लिखा था एक खत। मेरे शोभन, आज फिर वैसी ही दोपहर है और लू चल रही है। आप आते होंगे। इस दोपहर की जलन में भी वे क्षण कितनी शांति देते हैं, लेकिन वे एक टीस भी छोड़ जाते हैं। मेरा हाल जानने आप इस धूप में भी आते हैं तो आपके स्वास्थ्य का क्या होगा? ये सोचकर कांप जाती हूँ। ने कहा है कि वे हम दोनों के लिए रास्ता खोज देंगी। ईश्वर के लिए अब तक अपने आप को ऐसे न जलाए। आपकी ही कुंतल। तब का ये पत्र विचित्र लगता है। विशेष कोई बात नहीं लिखी थी, फिर भी उस पत्र में जाने कितना कुछ भरा हुआ था। उस पत्र में संवेदनाएं थीं, आशंकाएं थीं। सामाजिक सूत्र ने नहीं, बल्कि अनुभूतियों के सूत्र ने हमें बांध रखा था। 1954 की बसंत पंचमी का दिन था। वे चुपचाप शाल में अपने आप को लपेटे धूप में एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने दूसरी कुर्सी पर श्रीमती आनंद। श्रीमती आनंद के बच्चे को साथ लिए मैं अचानक वहां आकर ठिठक गई। मैंने देखा कि उन्होंने बार बार झुकती हुई आंखें उठाकर मुझे देखा। स्नेह स्निग्ध आवाज में बोले, बैठिए। एक क्षण के लिए मैं कुछ निश्चय न कर पाए। श्रीमती आनंद ने कहा, अरे शोभन, मैं तो भूल गई। लो, मैं परिचय करा दूं। ये है कुंतल, और कुंतल, ये है शोभन। दो मेरी आंखें जाने क्यों झुक गई थीं। संकोच से कंपित मेरे हाथ जुड़ गए। शोभन ने प्रति नमस्कार किया था। जितनी देर बैठी ऐसा लगा जैसे आसपास कोई गंध सी उठ रही है, जैसे कहीं पानी बरस गया हो और भीगी हुई मिट्टी से सुगंध आ रही हो। सुनहली धूप छेड़ जा रही थी। अधिक देर वहां बैठी रह ना पाए, जैसे तैसे उठकर आ गई थी। दूसरे कमरे में कांपते हुए मन ने पुलक के साथ सुना था। श्रीमती आनंद पूछ रही थी, शोभन, तुम अब क्या सोचते हो? तुमने देख लिया न कुंतल को? तुम्हारी माँ कल मिली थी और कह रही थी कि शोभन कब घर बसा ले तो जीवन सुखी हो जाए। अब तुम निर्णय करो शोभन। फिर उनका स्वर सुन पड़ा, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे आप जैसी कर्मठ, स्वाभिमानी लड़की चाहिए। श्रीमती आनंद बात काटते हुई बोली, दुनिया में कहीं दो लोग एक जैसे हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जाने कितने अच्छे अच्छे संबोधन किए थे। उन्होंने शोभन से ये भी कहा था कि अगर वे राजी हो जाएं तो फिर श्रीमती आनंद मेरे पिताजी से भी बात करेंगी। बात शायद आगे और बढ़ती कि तभी आनंद साहब अपने कुछ साहित्यकार मित्रों के साथ आ गए थे। बातों का सिलसिला टूट गया था, लेकिन मेरी कल्पनाओं का सिलसिला जुड़ गया था। बाद में मैंने ध्यान दिया उस दिन शोभन भी उस साहित्य मंडली से जल्दी ही मुक्त हो गए थे। B0A0 की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। ऊब को दूर करने के लिए आनंद साहब की पत्रिका के इस कार्यालय में काम करने लग गई थी। लेकिन उस दिन इस काम में भी मन न लगा। मन उखड़ उखड़ जाता। मन तो अगले दिन भी नहीं लगा। सुनहली धूप में चादर लपेटकर बैठी आकृति द्वारा मंद स्वर में बोले जाते स्वर कानों के पास तितलियों की तरह उड़ने लगते। सवेरे से लेकर दोपहर तक मैं क्या कुछ कर पाई यह मैं स्वयं नहीं जानती। एक छोटी सी पांडुलिपि का संशोधन करना था। पहले पृष्ठ के पहले पैराग्राफ से आगे बढ़ते ही लगता कि पढ़ा हुआ मैं भूल गई हूँ। पढ़े हुए को फिर दोहराना पड़ जाता। खिड़की की ओर से धूप का एक शरारती टुकड़ा धीरे धीरे मेरी मेज की ओर सरकता आ रहा था। 3 बज गए थे लेकिन काम अभी शुरू भी नहीं हो पाया था। सहसा अंतर के तारों को जैसे किसी ने अनायास छेड़ दिया। मैं सहम गई। दरवाजे पर शोभन खड़े थे। घबराहट में मैं उठ पड़ी। किसी तरह मेरे कंठ से शब्द निकले, बहन जी उधर हैं। वे भी शायद अचकचा गए।
हल्के से आंखें उठाकर उन्होंने देखा और जल्दी जल्दी श्रीमती आनंद की तरफ चले गए। सामने रखी हुई पांडुलिपि और भी धुंधली हो गई। कुछ खो जाने की जैसी कचोट मन में उभर आई। उनका ऐसा जाना रुचा नहीं, बल्कि रोकती भी तो कैसे। तभी जैसे एक आश्वासन की तरह श्रीमती आनंद का छोटा बच्चा आया और बोला, मम्मी आपको बुला रही हैं दीदी। जल्दी जल्दी मेज के कागज समेटे और अंदर आई। हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली नीचे मेज पर रखते शोभन ने भरपूर आंखों से मुझे देखा। थोड़ा सा अपने आप को चुराकर मैंने भी उनकी इस चोरी को पहचाना। बातचीत जारी थी, लेकिन बोले जाते हुए शब्दों से अधिक जो कनकहा था वह अंतर में सहेजा जा रहा था। आनंद साहब कमरे में आए। मैंने जल्दी से उठकर उन्हें कुर्सी दी और उसके बाद अंतर में सहेजी हुई उन संवेदनाओं को लेकर वहां से हट गई। बाहर लॉन में ढलती सुनहरी धूप में फसाक्स के नन्हे नन्हे फूल रेशमी हवा में थिरक रहे थे। चाहकर भी वहां अटके बिना मैं ऑफिस के कमरे में आ गई। फिर बार बार आंखों से ओझल होते हुए शब्दों वाली पांडुलिपि लेकर बैठी। बैठे बैठे कहाँ खो गई मैं नहीं जानती। चेतना जब लौटी जब मैंने देखा श्रीमती आनंद मेरे पास खड़ी हैं। कुंतल, उन्होंने कहा और फिर अटक गईं। थोड़ी देर जैसे सोचकर बोली, कुंतल तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। तुम भी तो अपनी रुचि बताओ। शोभन साहित्यकार है, प्रतिभाशाली है, समर्थ है, योग्य है। तुम अपना मन खोलो तो आगे बात चले। मन की मधुरता के बावजूद जैसे यातना की एक घुटन घिर आई थी कहीं। अपने मन की मजबूरियां भी चमकने लगी। सच तो यह है कि उन मीठे क्षणों के बावजूद निश्चय के किसी छोर पर पहुंचना मेरे लिए आसान न था। संभवतः मन के इस अनिश्चय के कारण मुझे एक बार ऐसा भी लगा कि उन सब का मुझ में इतनी रुचि लेना जाती है, लेकिन नहीं करने लायक मनस्थिति नहीं थी। वे कहती जा रही थीं कि शोभन का भविष्य उज्ज्वल है, तुम सुखी हो सकोगी। घर पर केवल उसकी विधवा माँ है और वह इकलौता बेटा है। स्वभाव बच्चों का सा सरल है। मन में स्वप्न थे, आकांक्षाएं थीं। कुछ नहीं था तो निश्चय। हो सकता है संकोच ने ही निश्चय को दबा रखा हो। सूरज डूबने को हो रहा था। शाम गहरा आई थी। संस्कार पांवों को घर की ओर खींच रहे थे, लेकिन अंतर्मन मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा था। ये थी शुरुआत एक ऐसे पौधे की जो यत्न से उगता है, लेकिन यत्न से आरक्षित भी किया जा सके ऐसा नहीं हो पाता। हर रोज विश्वविद्यालय से क्लास लेकर लौटकर वे ऑफिस आते। एक क्षण जैसे भटक कर मेरी मेज की ओर आ निकलते और फिर श्रीमती आनंद की ओर जा निकलते। वहां से उनका बुलावा चाय के लिए आता, फिर वही चाय, वही दृष्टिपात, वही संकोच, वही मौन संभाषण। आदमी की सामाजिकता का एक पहलू शायद ये भी है कि वह पारिवारिक संलग्नता या कमिटमेंट से या तो बिल्कुल दूर भागता है और या फिर उसे उड़ता ही चला जाता है। और यह बात अधिक सच होती है नारी के संदर्भ में। श्रीमती आनंद की स्थिति लगभग यही रही होगी। हो सकता है कि अपने लेखक पति द्वारा सामाजिकता को बात बात पर काट कर ही जीते चलने के कारण वे ये निर्णय ले बैठी हों कि मेरे सामाजिक बंधन को सफल बनाकर वे उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगी। मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से श्रीमती आनंद अतिथि सत्कार के अपने नियमित कार्यक्रम की भी उपेक्षा कर रही थीं। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें मेरी हाँ मिल गई। बड़े उत्साह से उन्होंने उस दिन आनंद साहब को मेरी स्वीकृति के बारे में सूचना दी थी। दरवाजे पर लटकते पर्दे की हल्की फांक से चुपचाप संकुचित आंखों से मैंने देखा था। आनंद साहब ने सुना तो उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए अपरिचित प्रतिक्रिया की परछाई तैरी थी, फिर तुरंत ही खिलकर उन्होंने श्रीमती आनंद को बधाई दी थी। वे बड़े विस्तार से कहती रहीं कि शादी में वे किसे किसे बुलाएंगी और क्या क्या करेंगी। तभी आनंद साहब ने उन्हें याद दिलाया था कि कुंतल के अपने माँ बाप की मर्जी भी तो जाननी होगी। थी कुंतल के माँ बाप की मर्जी। श्रीमती आनंद थोड़ी सी चिंतित हो उठी। आखिर वह काम भी निपटाने के लिए वे स्वयं आई थी मेरे घर। माँ से पूछा था, कुंतल के पापा कब आ रहे हैं? अभी तो आने में कई रोज हैं, माँ ने कहा था। इस पर श्रीमती आनंद ने उनका पता लेकर लिखा। फिर बहुत आत्मीयता के साथ माँ से कहा कि अगर उन्हें ऐतराज न हो तो वे कुंतल की शादी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगी। कुंतल की शादी के बारे में। मैं वहां से उठकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई थी।
मुझे मालूम हुआ कि उस दिन भी उन्होंने माँ से शोभन के बारे में वही सब कुछ कहा था। माँ ने उन्हें कह दिया था कि ऐसे लड़के से शादी हो इसे तो वे स्वयं भी चाहेंगी, लेकिन फिर भी पक्की बात तो तभी की जा सकेगी जब कुंतल के पिताजी आ जाएं और शोभन को देख लें। श्रीमती आनंद अंदर ही अंदर थोड़ी सी असंतुष्ट हो गईं, उनका उत्साह कुछ टूट गया। वे आगे जब तक बात करती रहीं उनका मन कुछ बुझा बुझा सा रहा। वे चलने लगी तो मैं भी नीचे आ गई, द्वार तक उन्हें छोड़ने गई। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया तो लगा कि वे बहुत कुछ अनकहा लेकर जा रही हैं। वे दिन विचित्र होते हैं, देखते देखते अंतर्मन का न जाने कितना कुछ अनायास बदल जाता है। मैंने पाया कि मैं सहसा बदल गई, ऊपर से नीचे तक हर पांव की चाप से जैसे कुछ शब्द निकलने लगते। बचपन का चुलबुलापन और शरारतें जाने कब गायब हो गए थे। एक अविराम चुप मेरे ऊपर छा गई थी। चलते समय लगता कि कहीं कुछ हिल जाएगा और टूट जाएगा। मेरे चारों ओर पारदर्शी शीशे के तारों के पर्दे खड़े हो गए थे। उनमें जाने कितने स्वर थे, हर सांस से वे संवेदनशील हो उठते थे। ऐसा लगता कि कंठ से कोई स्वर निकलते ही वह उन तारों में गुंजरित होगा और जाने कहाँ पहुँच जाएगा। एकांत, निर्बाध एकांत मेरा अपना बन गया था। कुछ भी शब्दों में न बोला जाकर भी मेरे और एकांत के बीच उन दिनों जाने कितने गोपन संवाद हुए थे। श्रीमती आनंद ने मेरे यहाँ से लौटकर पिताजी के लिए एक पत्र लिखा था। पत्र उन्होंने मुझे सुनाया भी था। उन गोपन संवादों में ही एक ये संवाद और जुड़ गया था कि इस पत्र का उत्तर मेरी चाहत का उत्तर बन जाए। एक हफ्ते के अंदर पापा का उत्तर आ गया था। कुंतल के लिए इतना कुछ किया गया इसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया था और उन्होंने लिखा था कि वे स्वयं शोभन को देखकर उत्तर देंगे। पिताजी आए, अपने साथ कितना कुछ सामान लाए थे। जीजी का ब्याह होने वाला था, उनके ब्याह की तैयारियां की जा रही थीं। आने के साथ पापा इन तैयारियों में डूब गए। क्या कुछ नहीं करना होता है। मेरा मन रह रहकर आतुर हो उठता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर एक दिन मैंने साहस करके पूछा, पापा, श्रीमती आनंद अपने खत के बारे में पूछ रही थीं। पापा ने सिर्फ एक गंभीर हूं की और अतिथियों की सूची बनाने में व्यस्त हो गए। आशंका और आतुरता के लंबे लंबे क्षण कैसे बीते मैं नहीं जानती। दोबारा फिर मैंने वही बात छेड़ी और कहा कि वे बहुत अधिक चिंता में हैं मेरे बारे में। वे अंतिम रूप से लड़के वालों से बात करना चाहती हैं। ये शब्द कितनी यातना के विस्फोट के बाद निकले होंगे नहीं कह सकती। तभी माँ की आवाज़ सुन पड़ी। मन आहत हो उठा, मैं सहम गई। अपने आप पर पछतावा भी हुआ क्योंकि माँ नए जमाने को दोष देती हुई कह रही थी कि ऐसी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं लगती। लड़का यह नहीं तो कोई और मिल जाएगा। मैं चुपचाप ऊपर चली आई थी। लेकिन पिताजी दूसरे दिन आनंद साहब के यहाँ गए। आनंद साहब ने शोभन के बारे में सब कुछ बताया था। पापा संतोष के साथ सुनते रहे थे और तभी बात आई थी शोभन की जाति की। और इसी बात पर क्षण भर में सब कुछ बदल गया था। पापा ने अपनी जाति से बाहर मेरी शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। आनंद साहब और उनकी पत्नी हतप्रभ हो गए। वे आहत हो उठे। शायद उन्हें कल्पना नहीं थी कि यह स्थिति भी पैदा हो सकती है। बहुत भारी मन से श्रीमती आनंद ने कहा था कि पत्र में उन्होंने सभी कुछ साफ साफ लिख दिया था। क्योंकि शोभन से भी हाँ करा ली गई थी इसलिए उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक कभी जाति का सवाल उठा ही नहीं वरना वे इतनी गंभीर स्थिति में फंस न जाते। पिताजी क्षुब्ध थे बल्कि उनकी बातों से लगा था कि वे विजातीय से शादी की चर्चा छिड़ने के कारण अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। उसी क्षोभ के साथ वह उठकर भी चले आए थे। वह रात मेरे लिए बहुत बड़े तनाव की रात थी। रात भर नींद नहीं आई, मन जाने कितने गहरे डूबता रहा। सुबह शरीर की नस नस में तनाव था, पो टूट रहा था। मन न होने पर भी उठी, नहाया धोया, किसी तरह नाश्ता करके ऑफिस जाने को नीचे उतरी। तभी पीछे से आवाज़ सुनाई दी, बहुत गंभीर आवाज़ में पिताजी मुझे बुला रहे थे। मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। उसी तरह सधी और खुश्क आवाज़ में वे बोले, कुंतल आज से तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी पारिवारिक शांति कोई आदर्शों के नाम पर भंग करे। मैं जड़ होकर सुनती रही। एक एक शब्द में तेजाब भरा हुआ लगा।
मुझे लगा कि मेरे रोए रोए को कोई चीर रहा है। रोना नहीं आया बल्कि टूटन का एक बादल घिरता चला गया। उन्हीं पैरों वापस लौटी और ऊपर अपने कमरे में आ गई। आशंकाएं और उत्तेजनाएं मन में घिरती घुमड़ती रहीं, फिर विवश हो मैं रो पड़ी। उस एकांत में मैं कब तक रोई नहीं जानती। माँ मेरी चारपाई के पास खड़ी थीं। मुझे रोते हुए निश्चय ही उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। चारपाई पर उन्होंने कुछ लिफाफे रख दिए और बोली, लिस्ट से देखकर इन पर पते लिख देना। वे चली गईं और मैं बैठी रही। बैठे बैठे निश्चय की एक धुंधली सी छाया उभरी। उसी तरह उठकर नीचे आई। बिना किसी ओर देखे आंगन में रुककर मैंने कहा, काम पर जाना नहीं है लेकिन हिसाब किताब संभलवाना होगा, इसलिए आज जाना ही पड़ेगा। माँ ने सुना, पिताजी ने भी सुना, लेकिन उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैं धीरे धीरे बाहर आ गई। आज वह ऑफिस पहले वाला ऑफिस नहीं था। आज वह मेरा ऑफिस नहीं था। वहाँ की वह धूप, वहाँ की हवा और वहाँ के वातावरण में घुली हुई स्मृतियाँ, वहाँ का कुछ भी तो मेरा नहीं था। विवशता मेरे कंठ में घुटती रही और आंखों में आंसू छलक आए। धीरे धीरे ऑफिस का सामान ठीक किया। ड्रॉअर से निजी वस्तुएं बाहर निकाली। मन फिर कचोट गया। कागजों के ढेर के बीच मखमल की जिल्द पर एक रुपहला अक्षर चमक रहा था, के यानी कुंतल। कुंतल को शोभन की ओर से एक भेंट। मखमल से मढ़ी शोभन की पहली किताब। 14 मार्च को संवेदनाओं की बहुत छोटी सी कथा को उपसंहार देने के लिए ही क्या यह नीली भेंट दी गई थी। उस दिन होली थी। लाल पीले और जाने कितने रंगों के अबीर लेकर आए उस पर्व को पहली बार एक स्नेह स्पर्श प्राप्त हुआ था। उसी दिन परिणय के प्रतीक के रूप में यह नीली भेंट शोभन ने दी थी। डूबता सूरज आसमान से धरती तक केसरिया रंग बिखेर रहा था। हंसी और रंग में डूबे हुए थे शोभन। खुद मैं साहस नहीं कर पाई थी, इसलिए रंग देकर बेबी को भेजा था कि वह शोभन को रंग दे। रंग से चौंककर शिकायत और कृतज्ञता मिली भावना से मेरी ओर देखा था। थोड़ी देर बाद जाने कब चुपचाप वे आए। हथेलियों में रंग लगा था। विवश मैं प्रतिरोध नहीं कर पाए। दोनों हथेलियों का वह रंग मेरे गालों को और अधिक लाल कर गया। उस दिन का वह रंग कई रोज तक रहा और उसके बाद उतर कर भी उतर नहीं पाया। किसी चीज को रंगना कितना आसान होता है, लेकिन रंग चढ़ जाए तो क्या आसानी से उतरता है। लज्जा के उस आरक्त रंग के साथ क्या यह मखमली संवेदनाएं समेट कर रखी जा सकती हैं? रख कर होगा भी क्या, लेकिन स्नेह का प्रसाद क्या किसी कृतघ्न ने ही नहीं फेंका होगा? क्या मुझसे कृतघ्न बना जा सकेगा? उस भेंट को यत्न के साथ मैंने कागज में लपेट लिया। मेज की ड्रॉअर सावधानी से बंद की और धीरे धीरे अंदर आ गई। श्रीमती आनंद पलंग पर लेटी थीं। ऐसा लगा एक ही दिन में वे बीमार हो गई हों। उनके मन को और सम्मान को चोट पहुंची थी, इसमें संदेह नहीं। मैं धीरे से उनके पास बैठ गई। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने भी उनकी ओर देखा। मैं भी कुछ न बोल सकी, वे भी मौन ही रहीं। तभी मैंने देखा, आनंद साहब शोभन के साथ अंदर आए। शोभन आशंकित तो नहीं लगे, लेकिन थोड़ा सा चकित अवश्य थे कि इस तरह बुलाए जाने का कारण क्या हो सकता है। हमेशा की तरह हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन आज मुझे लगा कि प्रति नमस्कार के लिए उठते मेरे हाथ जैसे बेजान हो गए हैं। किसी तरह उठकर मैंने 2 कुर्सियां उनकी ओर खींच दीं। बैठने के बाद शोभन ने महसूस किया कि वहां कुछ असाधारण है। कम से कम वातावरण सहज तो नहीं ही है। उनके चेहरे पर एक विवश प्रश्न चिन्ह उभर आया। बहुत सावधानी के साथ आनंद साहब ने बात शुरू की। एक एक वाक्य सहेज कर बोलते हुए उन्होंने पिछले दिन जो कुछ बीता था उसका वर्णन किया। बात समाप्त होने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। साहस करके हल्की सी निगाह उठाकर मैंने देखा तो लगा कि शोभन यातना की किन्हीं गहराइयों से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हों। थोड़ी देर बाद उनका वह प्रश्न चिन्ह मेरी ओर उन्मुख हुआ। आनंद साहब बोले, कुंतल ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी तो कुछ निर्णय लेना होगा। मैं क्या निर्णय लूं? मुझे तो आज के बाद घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। मैंने भर्राए हुए गन्ने से कड़ा और रो पड़ी। श्रीमती आनंद ने उठकर मुझे उठाया और बाहर ले चली मुंह धुलाने। आनंद साहब बोले, हिम्मत रखने से काम चलेगा कुंतल। ऐसे रोने धोने से क्या होगा?
शांत होकर मैं बैठी तो बात शुरू हुई कि आगे किया क्या जाए। श्रीमती आनंद ने कहा, मन में स्पष्ट होकर बताओ। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप ने जो कहा है उससे बंध कर चलोगी या स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लोगी? अगर स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लेना है तो निश्चय ही साहस खोकर काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर के मौन के बाद फिर उन्होंने कहा, शायद तुम इसे अंधकार चेष्टा मानो लेकिन अन्यथा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। तुम गाय नहीं हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कहीं कोई बांध दे ये संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे घर में कैद कर देंगे तो मैं कर भी क्या सकूंगी, मैंने कहा। वातावरण और गंभीर हो उठा। गंभीरता के उसी वातावरण में एक साहसिक योजना बनी थी। उसे मैं षड्यंत्र नहीं कह सकती, उसे मैं दुरभिसंधि भी नहीं कह सकती। हाँ, आज लगता है कि उस योजना में दुरभिसंधि ही थी, भाग्य की दुरभिसंधि। उस योजना की संपूर्ण परिकथा अपनी पूरी नाटकीयता के साथ सावधानीपूर्वक लिखी गई थी। नाटक की पृष्ठभूमि थी उस दिन से 15 दिन बाद की वह घड़ी जब मेरी बहन की बारात आने वाली थी। 10 नाटिका का अगला कदम यह था कि विवाह के उसी शोर के बीच मैं कमरे से बाहर आ जाऊंगी। चुपचाप, बारात की हलचल में शायद ही किसी को मेरे बाहर आने का पता चले। घर के बाहर अस्तव्यस्त भीड़ से थोड़ा सा अलग मिलेंगे आनंद साहब और उनकी पत्नी। वहां से तुरंत मैं शोभन के एक और मित्र के घर पहुंचूंगी। वहां मंडप पहले से ही तैयार होगा। कुछ कपड़े, सिंदूर और अंगूठी की भेंट के साथ पंडित विवाह संपन्न करा देगा। योजना प्रभावशाली थी, इसमें संदेह नहीं। उसके एक एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। अंततः शोभन ने एक सवाल किया सीधे मुझसे, कुंतल जी आपने पूरी तरह सब कुछ सोच लिया? साहस आवश्यक होगा, कहीं ऐसा न हो कि आपका साहस बीच में ही टूट जाए। वैसी स्थिति में हमारा भविष्य जो हो, आपको भी बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योजना का एक एक चरण किसी चलचित्र की तरह मेरे मानसपटल पर आ रहा था। हर चरण के साथ आशंकाओं के बादल भिड़ते आ रहे थे। उस दिन का कल्पनाचित्र एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने तैर गया कि कैसे इस घटना के घटते ही शहर भर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। योजना पूरी हो चुकी थी। योजना के पात्र भी निश्चित हो चुके थे। सहसा आनंद साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि अब थोड़ी देर इन दोनों को अकेले में एक दूसरे का मन आंक लेने दो। वे दोनों बाहर चले ये। हम आशंकाओं से लड़ते हुए वहीं बैठे रहे। बहुत लंबी खामोशी के बाद शोभन ने जैसे साहस बटोरकर मुझसे पूछा, कुंतल जी, मैंने जो कहा था कोई शंका हो तो अभी से कह दें ताकि हम सब मिलकर उसका कोई हल खोज सकें। संकोच या संदेह से काम नहीं चलेगा। एक बात जो बहुत देर से मेरे मन में घूम रही थी, मेरी जबान पर आ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी, लेकिन आपके घर वालों ने यदि मुझे स्वीकार न किया तो क्या होगा? एक बार आकर फिर वापस लौटना तो संभव न होगा। शोभन ने सुना और गंभीर होकर बोले, देखो कुंतल, अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ और मैं उस समय तुम्हारा साथ न दे सकूं तो मुझसे अधिक कायर और नीच कीन होगा। विश्वास करो कुंतल, मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। गिनती के ये कुछ शब्द जीवन की एक नई परिभाषा होते हैं, एक नया आश्वासन होते हैं। यह उस दिन मैंने जाना था। नाटक की परिकथा के इस उपसंहार के साथ शाम गहरा गई। तन मन इतने भारी हो आए थे कि कहीं उठकर जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वापस लौटना ही था। अभी आशंकाओं को किनारे रखकर आशा भरी 2 अंजुलियां जोड़कर उठ पड़ी। घर तक का वह रास्ता न जाने कितना लंबा और अंधेरा महसूस हुआ। रह रहकर लगता जैसे कोई अनहोनी पीछा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा आजीवन, शब्द गूंजते और मैं संयत होकर आगे चल पड़ती। उस लंबे रास्ते के साथ साथ मेरी यातना भी बढ़ती जा रही थी। मानसिक तनाव ने थोड़ी देर में ही मेरे रक्त में ज्वार फैला दिया था। रात बिल्कुल ही नींद नहीं आई। रह रहकर प्याम लगती और ठंडा पसीना छूट जाता। सुबह मुझे तेज बुखार था। सारा घर तैयारियों में व्यस्त और बुखार और आशंकाओं से तपती हुई मैं अकेले बिना कुछ खाए कमरे में सारे दिन पड़ी रहती थी। बुखार उतर गया लेकिन मन स्वस्थ नहीं हुआ। खाना आता और मैं अनछुआ ही लौटा देती। एक दिन सुना, पिताजी क्षुब्ध होकर कह रहे थे, मर जाने दो उसको।
अगर वह समझती है कि उसके भूखे रहने से हम झुक जाएंगे तो यह नहीं होगा।